का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंतर्गत अपन चर्चा करने जा रहे हैं मांग के निर्धारक तत्व पर, जो कि कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र के अध्याय 3 मांग की अवधारणा के अंतर्गत है। यह मांग की अवधारणा जो कि अध्याय 3 है, उसका पार्ट 2 है। यहाँ हम समझेंगे मांग के निर्धारक तत्व क्या हैं। जैसा कि बच्चों हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत मांग के बारे में समझा, मांग क्या होती है और इसका अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या महत्वपूर्ण योगदान होता है, उस पर भी हमने विस्तार से चर्चा की थी। जिन बच्चों ने पूर्व का वीडियो नहीं देखा है वह अवश्य रूप से देखें। जैसा कि हमने देखा कि मांग है वो अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। जहां हम वस्तुओं की कीमत का निर्धारण करते हैं, वहां मांग और पूर्ति दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिस प्रकार हम कोई कपड़े का टुकड़ा है उसको काटने के लिए कैंची का प्रयोग करते हैं और हम ये देखते हैं कि हमसे कोई पूछा जाए कि कैंची के दोनों फलकों में, यानी एक तो ऊपर वाला भाग होता है और एक नीचे वाला भाग होता है, उसमें अगर हम योगदान देखें कि किस भाग से अधिक कपड़ा कटा है या किसका महत्वपूर्ण योगदान है, तो कहना हमारे लिए बड़ा कठिन होगा, क्योंकि दोनों फलकों का बराबर बराबर रोल योगदान होता है। ठीक उसी प्रकार अर्थव्यवस्था में वस्तु की कीमत के निर्धारण में मांग और पूर्ति दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जहां मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं, वहां कीमत का निर्धारण होता है। आगे जब हम पूर्ति के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम कीमत के निर्धारण को भी समझेंगे। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम मांग के निर्धारक तत्व पर विशेष रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। आखिर निर्धारक तत्व होंगे क्या? सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो निर्धारक तत्व वह होंगे जिससे मांग प्रभावित होती है। कहीं न कहीं ऐसे बिंदु इसके अंतर्गत आएंगे जिनके द्वारा मांग या तो अधिक होती है या कम होती है, अर्थात मांग मात्रा प्रभावित होती है, यानी मांग मात्रा में वृद्धि होती है या फिर मांग मात्रा में कमी होती है। चलते हैं बच्चों आज के इस टॉपिक पर, मांग के निर्धारक तत्व जो कि इस अध्याय के पार्ट 2 में शामिल किया गया है। आपकी किताब में ये पेज संख्या 23, 24 और 25 में इसको सम्मिलित किया गया है। इसलिए आप बच्चों किताब का भी प्रयोग करो और साथ ही साथ इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, अपने नोट्स बनाइए। बिल्कुल बड़ी सरलता से, सहजता से आपको ये समझ में आएगा। चलते हैं मांग के निर्धारक तत्व। मांग के निर्धारक तत्वों की बात करें तो इसके अंतर्गत ये जो 5 बिंदु है, इन 5 बिंदु जो कि मांग को प्रभावित करते हैं, मांग को निर्धारित करते हैं, कहीं न कहीं इन बिंदुओं में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से हम कहेंगे मांग मात्रा या मांग प्रभावित होती है। उन बिंदुओं पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल इन बिंदुओं पर हम हल्के से प्रकाश डालें तो पहला बिंदु है वस्तु की श्रम की कीमत। जैसा कि पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने देखा कि वस्तु की कीमत मांग को प्रभावित करती है। हमने ये देखा अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की कीमत है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन हो, जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में बात की थी, एक व्यक्तिगत मांग की और एक बाजार मांग की, जिसके अंतर्गत इनकी हमने तालिका और रेखा चित्र द्वारा इनको विस्तार से समझा था। और वहाँ हमने एक व्यक्तिगत तालिका और व्यक्तिगत रेखा चित्र का निर्माण किया था और जिसमें हमने समझा यदि वस्तु की कीमत में कमी होती है तो मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि होती है, या फिर हम यूँ कहें अगर कीमत में वृद्धि होती है तो मांगी जाने वाली मात्रा में कमी होती है। अर्थात हमने वहाँ ये देखा कि कीमत और मांग मात्रा में विलोम संबंध होता है। इसी प्रकार उपभोक्ता की आय भी मांग को प्रभावित करती है, निर्धारित करती है। इसमें भी किसी प्रकार का परिवर्तन हो निश्चित रूप से मांग मात्रा पर प्रभाव पड़ेगा, जिसको आगे हम विस्तार से समझेंगे। इसके अलावा जो तीसरा बिंदु है संबंधित वस्तु,
इसके में हम दो वस्तुओं पर चर्चा करेंगे। एक वस्तु है प्रतिस्थापन वस्तु और एक है पूरक वस्तु। इनको जानेंगे आखिर प्रतिस्थापक वस्तु या प्रतिस्थापन वस्तु क्या होती है और पूरक वस्तु क्या होती है और इनकी कीमतें एक दूसरी वस्तु को किस प्रकार से प्रभावित करती है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम बात करें चौथे बिंदु पर, उपभोक्ता की पसंद, रुचि, फैशन, ये भी मांग को प्रभावित करते हैं। और पांचवा बिंदु इसके अंतर्गत है भविष्य के बारे में, उपभोक्ता की कीमत प्रत्याशाएं हैं, ये भी मांग को प्रभावित करते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न मांग के निर्धारक तत्वों के बारे में लिखिए। इन्हीं निर्धारक तत्वों को हमने एक गणितीय रूप में निम्न प्रकार लिखा है, जिसे हमने मांग फलन के रूप में इसको प्रदर्शित किया है। मांग फलन होता क्या है उसको हम समझें। जैसा कि बीच में बराबर का निशान है और यहाँ आप देख पा रहे हो F, और इस प्रकार इस कोष्टक के अंतर्गत ये विभिन्न वेरिएबल चर लिखे हुए हैं और इधर ये dx लिखा हुआ है। ठीक है, तो बराबर के ये राइट हैंड साइड पर यानी दाएं भाग में जो px, py, i, t, e ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी आप बच्चों ध्यान में रखना, हमेशा बराबर के जो राइट हैंड साइड है, दायां भाग है, वहां स्वतंत्र चर होता है और बाईं तरफ हमेशा आश्रित चर होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और यहाँ ये बीच में है f, जो कि फलन को प्रदर्शित करता है। सबसे पहले हम जाने कि फलन होता क्या है। तो फलन न तो यहाँ इन जो जितने भी ये वेरिएबल दे रखे हैं, चर दे रखे हैं, px, py, i, t, e, इनसे न तो ये गुणा है, न भाग है, न प्लस है, न माइनस है। केवल यहाँ ये f का कार्य है इन दोनों चरों, दो कौन से हो गए, इस तरफ ये dx है और इस तरफ ये px, py, i, t, e, जिनको हमने स्वतंत्र चर कहा है, इन दोनों के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है, वो होता है फलन। कैसा संबंध होगा, धनात्मक संबंध होगा, ऋणात्मक संबंध होगा, वो अलग बात है, वो हम इनके जो मांग फलन है उसको जब समझेंगे तब देखेंगे। फिलहाल ये फलन है, ये इन दोनों के बीच में संबंध को दर्शाता है और हम यहाँ देखेंगे कि इन चरों के बीच में कैसा संबंध है उसको भी समझेंगे। अब बात यहाँ ये है कि स्वतंत्र चर क्या होता है और आश्रित चर क्या होता है। स्वतंत्र चर, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, अपने आप में स्वतंत्र है। जबकि आश्रित चर इस स्वतंत्र चर से प्रभावित होता है। कहने का मतलब ये स्वतंत्र चर में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन हो, निश्चित रूप से इस आश्रित चर में, इस डिपेंडेंट वेरिएबल में परिवर्तन होगा। एक सरल एग्जाम्पल द्वारा इसको समझते हैं कि एक क्लासरूम में एक अध्यापक द्वारा अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है। ठीक है, ये सामने छात्र बैठे हैं। अब अध्यापक द्वारा किसी एक विद्यार्थी को आदेशित किया जाए कि रोहन खड़ा हो और क्लासरूम से बाहर जा, तो निश्चित रूप से उस रोहन को खड़ा होना होगा और क्लासरूम से बाहर जाना होगा। यानी यहाँ हम बात करें, जो अध्यापक है उसको हम यहाँ ले रहे हैं स्वतंत्र चर, जबकि इस छात्र है जो रोहन है, या सभी छात्रों को हम आश्रित चर के रूप में ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ अगर रोहन की बात करें तो इस रोहन को यहाँ से खड़ा होकर जाना पड़ेगा। यानी स्वतंत्र चर में किसी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया हो, परिवर्तन हो, निश्चित रूप से आश्रित चर पर वो प्रभाव पड़ेगा। लेकिन रोहन के द्वारा ऐसा कहा जाए कि सर आप क्लासरूम से जाइए, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि वहाँ एक अध्यापक पर डिपेंड होगा कि वो रोहन को बात माने या न माने। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे कि इन चरों में किसी प्रकार का, कौन से स्वतंत्र चर में, चाहे वो उसी वस्तु की कीमत हो, जैसे यहाँ px की बात करें और इधर dx है, इसका मतलब x वस्तु की कीमत, उसको px बोला गया है, और dx है x वस्तु की मांग। ठीक है, py है कोई दूसरी वस्तु की कीमत, i यहाँ हम ले रहे हैं उपभोक्ता की आय, इनकम। t के अंतर्गत ये सारे उपभोक्ता की पसंद, रुचि, फैशन, इनको शामिल किया गया है। और ई का यहाँ हम लेंगे भविष्य के बारे में, उपभोक्ता की कीमत, प्रत्याशाएं। इनमें से किसी प्रकार का परिवर्तन होगा, निश्चित रूप से इस
जो अक्ष वस्तु की मांग मात्रा है उसमें परिवर्तन जरूर होगा, लेकिन अक्ष वस्तु की मांग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हो तब इन चरों में परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कोई आवश्यक नहीं है। तो आगे आप जब मांग का नियम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ोगे तो उसको इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे कि कीमत में कमी होने पर मांग मात्रा में वृद्धि। ऐसा नहीं पढ़ेंगे हम कि मांग मात्रा में वृद्धि होने पर कीमत में कमी, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हम देखें कीमत क्या है, एक स्वतंत्र चर है। इसका मतलब कीमत में परिवर्तन होने पर एक आश्रित चर यानी मांग मात्रा पर प्रभाव पड़ेगा। चलते हैं बच्चों, इन सभी बिंदुओं पर अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। यहाँ आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न और दिखाई दे रहा हो, मांग फलन को लिखिए। इसके बाद हम चलते हैं मांग के निर्धारक तत्वों को विस्तार से समझते हैं। उसमें से सबसे पहले हम बात करें वस्तु की कीमत व मांगी जाने वाली मात्रा में संबंध। अन्य बातें स्थिर रहने पर वस्तु की कीमत व उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में प्रतिलोम, अपोजिट या विलोम संबंध होता है। कहने का तात्पर्य यहाँ अन्य बातों को भी हम समझेंगे, आखिर अन्य बातें क्या हैं और उनको स्थिर क्यों रखा गया है उनको भी हम समझेंगे। सबसे पहले इस बात को हम हटा दें और यहाँ बात करें कि वस्तु की कीमत और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में कैसा संबंध बताया है, उल्टा संबंध, विपरीत संबंध बताया है। तो यहाँ हम समझेंगे कि कीमत में वृद्धि होने पर मांगी जाने वाली मात्रा में कमी होगी और कीमत में यदि कमी हो गई तो मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि होगी, अर्थात दोनों में अपोजिट संबंध होगा। परंतु यहाँ अन्य बातें स्थिर ली गई है। अन्य बातों को स्थिर इसलिए लिया गया है कि अन्य बातों में सबसे पहले हम देखेंगे है क्या, तो कीमत को छोड़कर जो भी अन्य तत्व हैं, अन्य जो वेरिएबल हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं, जिसमें हम लें कि संबंधित वस्तु हो जैसे स्थानापन्न वस्तु हो या पूरक वस्तु हो, उसकी कीमत, उपभोक्ता की आय, पसंद, रुचि, फैशन, इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इनमें अगर परिवर्तन हो जाएगा तो ये जरूरी नहीं है कि कीमत में और मांगी जाने वाली मात्रा में उल्टा संबंध ही रहेगा, ये कोई आवश्यक नहीं रहेगा। फिर ये जो आप संबंध की बात कर रहे हो वो इस प्रकार से नहीं स्थापित हम कर पाएंगे। यहाँ हम इसको अन्य बातों को स्थिर लेकर ही इन कीमत व मांगी जाने वाली मात्रा में विलोम संबंध को प्रदर्शित कर सकते हैं। मैं इसको एक सरल उदाहरण के द्वारा इस प्रकार से समझाना चाहूँगा कि हम मान ले कोई ए स्थान है और इस बी स्थान पर जाना चाहते हैं कार के माध्यम से। निश्चित रूप से हम ए स्थान से कार के द्वारा जाएंगे तो बी स्थान पर ही पहुंचेंगे, लेकिन कब, जब हम यातायात के नियमों का पालन करेंगे। कई बार अधिकांशतः देखने को मिलता है कि कार वाहक है, कार का जो चालक है वो मोबाइल फोन का प्रयोग कर लेता है या मादक पदार्थ जैसे शराब का सेवन कर लेता है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। तब वो बी स्थान पर नहीं पहुंच पाएगा। ऐसी स्थिति में बी के स्थान में कहीं और पहुंच जाएगा, वो तो अलग चीज है। लेकिन फिलहाल हम देखें कि यातायात के नियमों की पालना करेंगे तभी ही ये बी स्थान पर पहुंच पाएगा। अर्थात यहाँ एक प्रकार से यहाँ मान्यता हो गई, असम्पशन हो गई कि हम कार के द्वारा बी स्थान पर तभी पहुंचेंगे जब यातायात के नियमों की पालना करेंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ ये कुछ मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं में क्या लिया गया है, अन्य बातें जो हैं, अर्थात कीमत को छोड़कर जितने भी चर हैं वो कैसे होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए, तभी वस्तु की कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा में विलोम संबंध होता है। अगर इनमें परिवर्तन हो उसको थोड़ी मैं सरलता से समझाना चाहूँगा। मान लीजिए कोई वस्तु है, किसी प्रकार का कोई वस्तु यानी कपड़ा है, कोई रेडीमेड कपड़ा है और वो उपभोक्ता की पसंद में है, यानी उसी ब्रांड का उपभोक्ता कपड़ा प्रयोग करता है। मान ले कि उस ब्रांड की जो कपड़ा है उसकी कीमत बढ़ जाती है, जबकि इस नियम के इस जो दोनों के मध्य कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा के मध्य जो संबंध है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो क्या होगा, कीमत बढ़ने पर उस जो कपड़ा है जिस ब्रांड की अपन बात कर रहे हैं उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में कमी होनी चाहिए, लेकिन उपभोक्ता की वो पसंद में है, ठीक है, फैशन में है, तो ऐसी स्थिति में जरूरी नहीं है कि उस मांगी जाने वाली मात्रा में क्या होगी, कमी होगी। यानी यहाँ हम देखेंगे
कि कीमत में वृद्धि होने पर इन दोनों के मध्य संबंध की बात करें तो कपड़े जो जिस ब्रांड की बात कर रहे हैं उसमें कमी होनी चाहिए, परंतु हम यहाँ बात करें अगर उसकी फैशन और रुचि के अंतर्गत आता है तो वृद्धि भी हो सकती है, अर्थात ये संबंध फेल हो सकता है। इसलिए यहाँ ये अन्य बातें स्थिर ली गई है, अर्थात कीमत के अलावा जो भी मांग के निर्धारक तत्व है उनको यहाँ स्थिर रखा गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। दूसरे बिंदु पर चलें, वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा व संबंधित वस्तुओं की कीमत में संबंध। यानी यहाँ सबसे पहले हमने देखा था 1 नंबर पर कि उस वस्तु की कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा में संबंध को हमने देखा, जिसमें देखा कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांगी जाने वाली मात्रा प्रभावित होती है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि संबंधित वस्तुओं की कीमत, जिसमें यहाँ 2 वस्तुएं ले रहे हैं, एक है पूरक वस्तु और एक है स्थानापन्न वस्तु। इनकी अगर कीमत में परिवर्तन होगा तो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा यानी मांग भी प्रभावित होगी। किस प्रकार होगी उसको भी समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखें कि आखिर पूरक वस्तुएं होती क्या है, स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं। सबसे पहले पूरक वस्तु की बात करें तो आपको कुछ यहाँ उदाहरण स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं कि शक्कर और चाय, स्याही और पेन, कार और पेट्रोल। इनको देखने के बाद ऐसा लगता होगा कि कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे स्याही और पेन की बात करें तो बिना स्याही के पेन काम का नहीं है और बिना पेन के स्याही काम की नहीं है। ठीक उसी प्रकार कार और पेट्रोल की बात करें तो दोनों भी एक दूसरे के साथ एक घनिष्ठ संबंध है कि कार के बिना पेट्रोल का महत्व नहीं है और पेट्रोल के बिना कार का महत्व नहीं है, अर्थात ये एक दूसरे के पूरक है। अगर इनको प्रयोग करना होगा तो इनका एक निश्चित अनुपात है, उसके आधार पर प्रयोग करना होता है। अकेले से काम नहीं चलेगा कि स्याही से ही काम चला लें, चाय से ही काम चला लें, कार से ही काम चला लें, ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ अगर पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल की कीमत में परिवर्तन होगा जो उसके पर हम देखें कि कार की डिमांड है उस पर प्रभाव अवश्य रूप से पड़ेगा, क्योंकि ये एक दूसरे से आधारित हैं, एक दूसरे की पूरक है। तो आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न है, पूरक वस्तु क्या है, उसका कोई एक उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले हम पूरक वस्तु की बात करें। जो पूरक वस्तुएं वो होती हैं जो एक दूसरे से पर आधारित होती हैं, एक दूसरे के बिना उनका प्रयोग संभव नहीं है, जिनमें मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। और इनका जो स्लोप है, मांग वक्र का ढाल है, वो ऋणात्मक होता है। ये भी बड़े महत्वपूर्ण बात है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि पूरक वस्तु का मांग वक्र कैसा होता है, ऋणात्मक ढाल का होता है और क्यों होता है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम चलें स्थानापन्न वस्तुओं पर। तो स्थानापन्न वस्तु ऐसी वस्तुएं होंगी जो एक दूसरे के स्थान पर काम में ली जा सकती है, जबकि पूरक वस्तुएं होंगी जो एक दूसरे के बिना उनका प्रयोग करना संभव नहीं है। चाय और कॉफी, तो हम देखें कि चाय के स्थान पर कॉफी का प्रयोग किया जा सकता है और कॉफी के स्थान पर चाय का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इसके आगे में एक पूर्ण शब्द जोड़ दो, पूर्ण स्थानापन्न। तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि वास्तव में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि दोनों वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न है। पूर्ण स्थानापन्न का मतलब ये हुआ कि दोनों को एक दूसरे के स्थान पर पूरी तरह से काम में लिया जा सकता है। वैसे व्यवहार में देखा जाए कि कुछ व्यक्ति चाय के स्थान पर कॉफी पी सकते हैं या कुछ व्यक्ति कॉफी के स्थान पर चाय का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश से हम देखते हैं कि ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं जो केवल चाय ही पीते हैं, चाय के अलावा वो कॉफी का प्रयोग नहीं करते। ठीक उसी प्रकार कुछ ऐसे उदाहरण भी हमको मिलते हैं कि वो केवल कॉफी का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि स्थानापन्न वस्तु वो होगी जो कुछ हद तक एक दूसरे के स्थान पर काम में ली जा सकती है, और इनके स्थानापन्न वस्तुओं का जो मांग वक्र होता है वो धनात्मक ढाल का होता है। आपकी स्क्रीन पर एक और प्रश्न, स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी हैं, स्थानापन्न वस्तुओं कौन सी हैं, उनका एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, इसके अब इनको एक डायग्राम के अंतर्गत और समझने का प्रयास करते हैं। चलते हैं डायग्राम पर। इधर हम देख रहे हैं पूरक वस्तु और इधर देख रहे हैं स्थानापन्न वस्तु। पूरक वस्तु का जैसा कि हमने देखा जो स्लोप मांग वक्र का होता है वो ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है, और स्थानापन्न वस्तुओं का जो स्लोप है वो पॉजिटिव होता है, धनात्मक ढाल का होता है। पहले सबसे पहले हम देखें जैसे पूरक वस्तु है, पूरक वस्तु का हमने एक उदाहरण लिया था पेट्रोल और कार। अब मैं बात करूं, अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी
पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी तो कार की डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से कार की डिमांड क्या होगी? घटेगी। या मैं इस प्रकार से बात करूं कि अगर पेट्रोल की कीमत घट गई तो कार की डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। तो इस प्रकार हम ये देखें कि पेट्रोल की कीमत और कार की डिमांड पर विपरीत संबंध है। ठीक है, इसी प्रकार हमने यहाँ देखा आपके इस डायग्राम के अंतर्गत, यहाँ चाय की मांग ली है और यहाँ शक्कर की कीमत ली है। जब शक्कर की कीमत ओपी होती है तो इसकी डिमांड कितनी होगी? चाय की OQ होगी। ठीक है, ज्यादा प्रयोग किया जाएगा। देखो, शक्कर की कीमत कम है, इसका मतलब शक्कर अधिक खरीदी जाएगी। निश्चित रूप से उसके कारण हम देखेंगे कि चाय की डिमांड भी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर शक्कर की कीमत बढ़ गई तो निश्चित रूप से चाय की डिमांड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि पूरक वस्तुओं से संबंधित जो मांग वक्र होता है वो ऋणात्मक ढाल का होता है। और यहाँ स्थानापन्न वस्तु की बात करें तो यहाँ हमने ली है कॉफी की कीमत और यहाँ हमने ली है चाय की कीमत। अब देखिए, अगर कॉफी की कीमत बढ़ गई, कॉफी की कीमत बढ़ गई, इसका मतलब कॉफी पीने वाले जो कुछ व्यक्ति हैं वो कॉफी के स्थान पर क्या पीने लग जाएंगे? चाय पीने लग जाएंगे, अर्थात चाय की डिमांड बढ़ गई। यानी यहाँ देखें कि ये OP क्या है? कॉफी की कीमत है, OQ क्या है? चाय की मांग है। और यहाँ हम देखें कॉफी की कीमत बढ़ गई है तो निश्चित रूप से चाय की मांग बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि कॉफी की कीमत बढ़ने के कारण कुछ उपभोक्ता कॉफी को छोड़कर चाय का प्रयोग करने लग जाएंगे। इसका उल्टा भी सही है, अगर कॉफी की कीमत घट गई तो निश्चित रूप से चाय की मांग है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अर्थात दोनों में सीधा संबंध है, धनात्मक संबंध है। इसलिए स्थानापन्न वस्तुओं का जो मांग वक्र होता है वो धनात्मक ढाल का होता है। आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न, स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी होती है, उनका एक सरल रेखाचित्र द्वारा समझाइए। अब आगे हम चलते हैं, मांग व आय का संबंध। यहाँ हम देखेंगे जो आय है वह भी मांग को निर्धारित करती है। वैसे वास्तव रूप में हम देखें, व्यवहारिक रूप में हम बात करें तो आय में किसी प्रकार का परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से उसकी मांग भी प्रभावित होगी। हम देखें अगर आय बढ़ जाती है तो हम वस्तुओं के अधिक डिमांड करते हैं और हमारी आय घट गई तो हम वस्तुओं की डिमांड क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। यहाँ एक दो वस्तुओं की बात करेंगे हम, एक सामान्य वस्तुओं की और एक घटिया वस्तु, जिसे हीन वस्तु भी कह सकते हैं या निम्न वस्तु भी कह सकते हैं। यहाँ आप डायग्राम के अंतर्गत देखोगे ये सामान्य वस्तु का यहाँ बनाया गया। सामान्य वस्तु कौन सी होगी? जो ऐसी वस्तु होगी जो उपभोक्ता की आय बढ़ने पर उसका उपभोग में क्या कर देंगे? वृद्धि कर देंगे। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको घटिया वस्तु या हीन वस्तु कहेंगे। जब उपभोक्ता की आय बहुत अधिक बढ़ने लग जाती है, ऐसी स्थिति में उपभोक्ता उन घटिया वस्तु या हीन वस्तुओं का प्रयोग क्या कर देता है? कम कर देता है। वैसे व्यवहार में बात की जाए तो उपभोक्ता की आय बढ़ने पर निश्चित रूप से वस्तुओं की डिमांड में वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन घटिया वस्तु या जिसे हम हीन वस्तु कहेंगे उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो ऐसी स्थिति में घटिया वस्तु या हीन वस्तुओं का जो मांग वक्र होगा, यहाँ हम सामान्य वस्तु की बात करें तो वो तो हो गया धनात्मक ढाल का, लेकिन हम ये देखें कि इसके स्थान पर घटिया वस्तु का हम बात करें तो आय का OY आय है और घटिया वस्तु की डिमांड हम देखें कि OX है। ठीक है, इस बिंदु पर हम बात करें। अब यहाँ हम बात करें कि ये आय बढ़ गई, OY1 हो गई, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ बात करें कि उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो ये यहाँ बात, यानी घटिया वस्तु है, हीन वस्तु है, उनका जो ये आय का संबंध हम देखेंगे तब ऐसी स्थिति में वो ऋणात्मक ढाल का होगा। जैसे हम इसका एक उदाहरण लें, जैसे डालडा घी, तो डालडा घी को हम एक घटिया वस्तु या हीन वस्तु के अंतर्गत रखेंगे। जब उपभोक्ता की आय कम रहती है तब वो अधिकांश से हो सकता है जो डालडा घी है उसका प्रयोग करे, लेकिन जैसे जैसे उसके आय का स्तर में वृद्धि होने लग जाती है वो डालडा घी के स्थान पर देसी घी का प्रयोग करने लग जाता है, क्योंकि डालडा घी को हमने घटिया वस्तु या हीन वस्तु के अंतर्गत लिया है। तो इस प्रकार हम यहाँ देखेंगे कि आय भी
मांग को प्रभावित करती है, लेकिन सामान्य वस्तुओं को की जो आय के संबंध हम देखेंगे वो धनात्मक होगा, और घटिया वस्तु का आय के साथ संबंध होगा वो ऋणात्मक होगा। ठीक है, आपकी पुस्तक में भी इसको विस्तार से लिया गया है, उसको भी एक बार पढ़िए। उसके बाद अपन चले चौथे बिंदु पर, मांग का उपभोक्ता की पसंद, रुचि, फैशन इनसे भी प्रभावित होती है। क्यों? हम देखें कि उपभोक्ता की पसंद भी मांग को प्रभावित करती है, रुचि भी, फैशन भी। हम देखें कि कोई वस्तु फैशन के अंतर्गत प्रचलन में है तो वो भी मांग को प्रभावित होती है। किसी वस्तु का फैशन ज्यादा चल रहा है तो उपभोक्ता उसको अधिक प्रयोग में करेगा। फैशन से बाहर कोई वस्तु हो जाती है उसका उपभोक्ता प्रयोग नहीं करता। ठीक उसी प्रकार अगर रुचि की बात करें, कोई वस्तु उसकी रुचि में उसको ज्यादा पसंद की जाती है तो उसका ज्यादा प्रयोग करेगा, और उसके पसंद नहीं है तो उसका कम प्रयोग करेगा या प्रयोग नहीं करेगा। तो इस प्रकार ये जो उपभोक्ता की पसंद है, रुचि है, फैशन है, वो भी इसको प्रभावित करेगा। इसमें मौसम भी ले सकते हैं, मौसम भी प्रभावित करेगा। जैसे गर्मियों में कोई स्वेटर का अगर देखें तो स्वेटर का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इस प्रकार अब हम वर्षा या बारिश का समय है तो छाते का अधिक प्रयोग करना। तो इस प्रकार ये कुछ चीजें हैं जैसे पसंद, रुचि, फैशन, मौसम, ये भी मांग को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा पांचवें बिंदु पर हम बात करें तो भविष्य के बारे में उपभोक्ता की प्रत्याशाएं। कैसी प्रत्याशाएं, कैसी संभावनाएं? यदि उपभोक्ता को ऐसा लगता है कि भविष्य में किसी वस्तु के स्टॉक में कमी होगी, ऐसी कोई वस्तु है जैसे प्याज है, उसका उपभोक्ता को लगता है कि आगे प्याज की कमी आने लगेगी, तो वो क्या करेगा, उस वस्तु का वर्तमान मांग बढ़ा देगा, ज्यादा खरीदने लग जाएगा। इसका मतलब उपभोक्ता की प्रत्याशाएं यानी भविष्य की संभावनाएं भी वर्तमान उपभोग को प्रभावित करता है कि अब बढ़ा रहा है, कमी कब होगी, आगे होने वाली थी, लेकिन उपभोक्ता उसको अभी इसके भी और भी हम इसको और भी तरीके से समझ सकते हैं कि उपभोक्ता को ऐसा लगे कि भविष्य में वस्तु की कीमत कम होने की संभावना है, भविष्य में होने की कम संभावना है, तो उपभोक्ता उसका वर्तमान उपभोग क्या कर देगा, घटा देगा। यानी जैसे कोई वस्तु है उसकी 10 रुपए कीमत है वर्तमान में, ठीक है, और उपभोक्ता को लगे कि ये आगे जो वस्तु की कीमत है वो 10 रुपए से घटकर 7 रुपए होने की संभावना है, तो वो क्या कर देगा कि उस 7 रुपए होने का इंतजार करेगा, वर्तमान में उसको उपभोग को घटा देगा, और वो ये सोचेगा जब 7 रुपए कीमत हो जाएगी तब मैं उस वस्तु को खरीदूंगा। इस प्रकार हम ये देखें कि भविष्य में उपभोक्ता जो भविष्य की संभावनाएं लेता है, भविष्य की जो आंकलन करता है, वो भी उपभोग मात्रा, मांग मात्रा को प्रभावित करता है। इसके अलावा जनसंख्या का आकार भी मांग को प्रभावित करता है, और हम ये इसको सरलता से समझ सकते हैं। अगर जनसंख्या में वृद्धि हुई तो निश्चित रूप से वस्तु की डिमांड में क्या होगी, वृद्धि होगी। राष्ट्रीय आय का वितरण भी प्रभावित करता है। राष्ट्रीय आय के वितरण को आगे हम विस्तार से समझेंगे। फिलहाल ये जानिए कि सरकार को जो आय प्राप्त होती है उस आय का सरकार विभिन्न मदों पर व्यय करता है। जैसे मान ले कि कोई सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं या लोगों को जन सहयोग के रूप में या विभिन्न प्रकार की जो हम देखते हैं सब्सिडी दी जाती है, या जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उन पर सरकार के द्वारा व्यय किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, राष्ट्रीय आय का वितरण भी मांग को प्रभावित करेगा। जैसे मान लें कि सरकार के द्वारा शिक्षा निःशुल्क दे गई है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, एक व्यक्ति जो पहले शिक्षा पर पैसा खर्च करता था, अब वो शिक्षा पर सरकार के द्वारा निःशुल्क कर दिया गया है, तो इस कारण उसका पैसा बच गया और वो अन्य वस्तुओं पर उस रुपए का, पैसे का प्रयोग कर सकता है। तो इस प्रकार राष्ट्रीय आय का जो वितरण है वो भी इसको प्रभावित करता है। और राष्ट्रीय आय का वितरण किस प्रकार से किया जा रहा है, गरीबों पर किया जा रहा है या अमीरों पर किया जा रहा है, या अमीरों से कम आय प्राप्त की जा रही है, वो भी प्रभावित की जाती है, उसको भी आगे हम विस्तार से समझेंगे। फिलहाल आप ये जानिए कि राष्ट्रीय आय का वितरण भी है वो मांग को प्रभावित करता है। जैसे ये देख लें कि सरकार जो अमीर वर्ग है जिनसे टैक्स वगैरह वसूल करता है वो अधिक ले ले, ठीक है, और उस टैक्स की राशि गरीबों पर अधिक व्यय करे, तो ऐसी स्थिति में जब गरीबों पर वो व्यय करेगा, गरीबों के आय स्तर में सुधार होगा, निश्चित रूप से उपभोक्ता की जो के द्वारा जो मांग है, डिमांड है, वो भी प्रभावित होगी। तो अब तक हमने ये विभिन्न बिंदु देखे जिनके द्वारा मांग निर्धारित होती है। बच्चों सरल शब्दों में ये बात करें कि मांग के ये निर्धारक तत्व वो होंगे जिनके द्वारा मांग प्रभावित होती है
मांग अधिक कम होती है, जैसा कि इस फलन के अंतर्गत भी हमने देखा। आगे हम बात करेंगे, जब मांग का नियम लॉ ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो यहाँ उस वस्तु की कीमत को छोड़कर जो अन्य वेरिएबल हैं, अन्य चर हैं, उनको कांस्टेंट लेंगे, स्थिर लेंगे। केवल वस्तु की कीमत और उसकी मांग मात्रा के मध्य संबंध को देखेंगे। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमने मांग के निर्धारक तत्वों की बात की। उनमें वस्तु की स्वयं की कीमत है, उपभोक्ता की आय है, संबंधित वस्तुओं की कीमत है, उपभोक्ता की पसंद, फैशन, रुचि, मौसम और भविष्य के बारे में उपभोक्ता की कीमत प्रत्याशाएं, ये सब मांग को निर्धारित करते हैं। एक दो बार वीडियो देखिए, आप नोट्स बनाइए, अपनी पुस्तक पर एक दो बार पढ़िए, बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ से वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न पूछा जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।